हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 27 अप्रैल का सेकंड एडिटोरियल। ये आज के न्यूज़पेपर का सेकंड एडिटोरियल है, अ स्ट्रीम ऑफ अवर्ड्स। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज आपको यहाँ पे लगेगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे और काफ़ी सारे नाम हैं जो विदेशी फिल्मों के नाम हैं। इस कारण से आपको लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको बहुत आसान करके पढ़ेंगे। देखिए, स्ट्रीम ऑफ अवर्ड्स में अ स्ट्रीम, अगर मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताऊं तो स्ट्रीम है वो नाउन है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ, डिटर्मिनर लगा हुआ है, और प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अवर्ड्स है। तो स्ट्रीम यहाँ पे हो गया नाउन, अवर्ड्स यहाँ पे हो गया नाउन, ये हो गया प्रेपोजिशन, ए हो गया डिटर्मिनर। स्ट्रीम का मतलब होता है जब कंटिन्यूअसली बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, कोई घटनाक्रम हो, कोई चीज़ें आए, उसको बोलते हैं स्ट्रीम। मतलब एक प्रकार सीरीज पढ़ सकते हो। वैसे स्ट्रीम का मतलब धारा होता है। तो यहाँ पे अवार्ड्स की धारा है, अवार्ड्स की सीरीज है, अवार्ड्स की श्रृंखला है, बहुत अधिक संख्या में अवार्ड्स दिए गए हैं। ऑस्कर अवार्ड की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो ये 93rd ऑस्कर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं जो भी हाल फिलहाल अभी दिए गए हैं। तो किन किन को अवार्ड मिला है, किन मूवीज़ को मिला है, किन स्टार कास्ट कौन सी थी, तो उन सब का बात हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, आफ्टर लास्ट ईयर्स ऑस्कर स्वीप बाय पैरासाइट। ध्यान से समझना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन आपको लगेगा बहुत मुश्किल, लेकिन हम इसको बहुत आसान करने वाले हैं। आफ्टर मतलब बाद में, लास्ट ईयर्स पिछले साल का, ऑस्कर स्वीप, स्वीप का मतलब यहाँ पे बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देना, बिल्कुल सफाया कर देना। मीन्स बहुत सारे अवार्ड मिले थे पैरासाइट मूवी को पिछले साल। ठीक है, पैरासाइट एक साउथ कोरियन मूवी थी, तो साउथ कोरिया की मूवी को यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड मिले थे। पिछले साल का जो ऑस्कर अवार्ड एक फंक्शन रहा था, ये पूरा का पूरा जो सेरेमनी रही थी वो इसी के नाम रही थी। तो बहुत सारे अवार्ड इसको मिले थे। ठीक है, देयर वर, अब यहां कह रहा है इसके बाद देयर वर, देयर से स्टार्ट हो रहा है ये क्लोज। तो वर जो आ रहा है वो इस दोज को देखकर आ रहा है, इन्वर्जन लग रहा है। तो देयर वर दोज हु पैडल्ड, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध होता है पहले वाले शब्द से, तो पहले वाला शब्द वहां पे दोज है। ठीक है, एक बात यहां पे ये भी समझने वाली है कि दोज हु, ये ध्यान रखें कि दे या दैम के हु नहीं लगेगा। मतलब हु से पहले कभी दे या दैम का प्रयोग आपको नहीं करना है, दोज का प्रयोग करना है। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखें कि जब इसके बाद वर्ब हो तभी ये पॉसिबल है। आगे देखो, पैडल्ड वर्ब दे रखा है आपको। पैडल का मतलब होता है क्या? पैडलर सुना होगा, जो रेडी वाले होते हैं, घूम घूम कर सामान बेचने वाले होते हैं, उनको पैडलर बोलते हैं। तो यहाँ पे पैडल का मतलब क्या है? घूम घूम कर कोई सूचना देना। ठीक है, फिर कर किसी को इन्फॉर्म करना, उसको बोलते हैं पैडल। और मिथ है, मिथ का मतलब मिसकंसेप्शन है। मिथ का मतलब है मिसकंसेप्शन। आप इसे मिसकंसेप्शन कह सकते हो, आप इसे फैलेसी कह सकते हो, भ्रम कह सकते हो। ठीक है, वहम कह सकते हो। दैट की कंजंक्शन हो गया। लाइटनिंग विल नॉट स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस। लाइटनिंग बिजली को बोलते हैं। अगर एग्जैक्ट मीनिंग निकालोगे तो बिजली जो है वो एक ही स्थान पर दो बार नहीं गिरती है, ये कहावत चल जाती है। इसका मतलब ये है कि कुछ भी अगर हुआ है तो वो दो बार वापस से वहीं पर नहीं होगा। मतलब साउथ कोरियन मूवी को अवार्ड मिला, फिर वापस से ऐसा नहीं होने वाला। बहुत से लोगों ने कहा कि भी वापस से ऐसा नहीं होगा कि साउथ कोरिया की मूवी को ही अवार्ड मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। लाइटनिंग बिजली को बोलते हैं, ये इसकी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है विल नॉट स्ट्राइक द सेम प्लेस, उसी स्थान पर। ट्वाइस का मतलब दो बार। ट्वाइस जो है वो दो बार के लिए, टू टाइम्स के लिए आ रहा है। तो ये जो वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, ये जो होते हैं ये आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। और कौन से एडजेक्टिव हैं आपने पढ़ा होगा न्यूमरल एडजेक्टिव में। एक पढ़ते हैं आप कार्डिनल, एक पढ़ते हैं ऑर्डिनल, एक पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव। तो कार्डिनल में तो क्या आता है? 1 2 3 4 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप करते हैं ऑर्डिनल जो प्रकार है उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा यूज करते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव है, उसमें आप यूज कर सकते हैं सिंगल डबल ट्रिपल। तो उसी के हिसाब से आप ये ट्वाइस यूज कर सकते हैं क्योंकि टू टाइम्स इसी के अंदर आएगा। ठीक है, एक बार फिर समझना। तो पिछले साल के जो ऑस्कर स्वीप हुआ था पैरासाइट मूवी के द्वारा, कि ऑस्कर को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप पढ़ते होंगे आप क्रिकेट के न्यूज़, अगर न्यूज़ देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा क्लीन स्वीप कर दिया भारत ने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस की श्रृंखला थी, 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। तो यही है कि पैरासाइट मूवी ने सर्वाधिक यहाँ पे अवार्ड जीते थे पिछले साल ऑस्कर में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कि इस मिसकंसेप्शन को फैलाया, इस मिसकंसेप्शन को घूम घूम कर यहाँ बताया लोगों को कि भी लाइटनिंग विल नॉट स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस, की एक बार फिर से ऐसा नहीं होगा। और जनरली जो फ्रेज है
कि लाइटनिंग डज नॉट स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस, ये जनरली नेगेटिव काम करते हैं कि जो नेगेटिव इवेंट हो चुका है, जो नकारात्मक घटना घट चुकी है, वो दोबारा नहीं घटेगी, उसके लिए हम यूज करते हैं लाइटनिंग विल नॉट स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस। तो इन्होंने कहा कि भाई दोबारा ऐसा नहीं होगा, कि ऐसा नहीं है कि इस बार भी कोई साउथ कोरिया की मूवी या साउथ कोरिया के किसी स्टार कास्ट को ही अवार्ड मिले, ऐसा नहीं होगा। ये इन्होंने मिथ को पैडल किया। तो मिथ का मतलब हमने देखा, पैडल का मतलब घूम घूम कर कोई चीज को बेचना, कोई चीज को बताना, ये होता है। दोज है वो इसका सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब वर है। हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि दोज के लिए आ रहा है, फिर इसकी वर्ब है पैडल्ड है, ठीक है। लाइटनिंग सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब विल नॉट स्ट्राइक है। विल मॉडल है, नॉट है एडवर्ब ऑफ निगेशन है, स्ट्राइक है वर्ब की V0 फॉर्म, क्योंकि विल मॉडल आ गया, मॉडल के साथ में V0 बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इट काइंड ऑफ डिड इन द 93rd अकेडमी अवार्ड्स। इट यहां पे इस लाइटनिंग के लिए है। काइंड ऑफ का मतलब क्या है भी, जनरली आजकल हम लोग यूज करते हैं काइंड ऑफ। काइंड ऑफ का मतलब लगभग ऐसा हुआ, कुछ कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। जब कोई आप चीज एक्सप्लेन करते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं और आप एग्जैक्टली नहीं बता पाते, लेकिन लगभग ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा बताना चाहते हैं, तो उसके लिए काइंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। डिड, लेकिन कह रहा है कि बिजली लगभग ऐसा ही हुआ, बिजली फिर से वहीं गिरी, लगभग वैसा ही हुआ इन द 93rd अकेडमी अवार्ड्स। ये जो 93rd अकेडमी अवार्ड्स है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है। ये 93वां जो ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी थी, तो ये 93rd अकेडमी अवार्ड्स में लगभग कुछ ऐसा हुआ। लगभग हुआ, एग्जैक्टली नहीं हुआ, लेकिन लगभग हुआ। कैसे? व्हेन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड, जब जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड, देखो पहले तो होता है कि भाई एक एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। हमारे यहाँ भी फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, वैसा ही यहाँ पे है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसके गया? ये गया टू द साउथ कोरियन योन यू जंग, इस को गया, ठीक है। ये एक महिला है। किसके लिए गया? फॉर हर रोल, इनके रोल के लिए। रोल था ग्रैनी के रूप में। ग्रैनी का मतलब नानी, दादी, इसके लिए यूज करते हैं। सुनजा, ये उस मूवी के अंदर इनका नाम था। इन द हार्ट वार्मिंग मिनारी, मिनारी एक मूवी का नाम है, इस मूवी में इन्होंने रोल ये निभाया था। और हार्ट वार्मिंग का मतलब है जो कि कोजिंग, कह सकते हो कि हैप्पीनेस। हार्ट वार्मिंग का मतलब है कोजिंग हैप्पीनेस, जो खुशी ला कर दे, जो कि आपको खुशी ला कर दे, रोमांच ला कर दे, उसे कहते हैं हार्ट वार्मिंग। तो हार्ट वार्मिंग एडजेक्टिव है, मिनारी मूवी का नाम है। तो यहां पे फिर समझना कि ये कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये बिजली एक बार फिर से वहीं गिरी। कुछ लोगों ने कहा था ना कि बिजली दोबारा नहीं गिरेगी, दोबारा से ऐसा नहीं होगा कि साउथ कोरिया की मूवीज़ को ही मिलेगा, साउथ कोरिया के किसी अभिनेता को अवार्ड मिलेगा, लेकिन लगभग कुछ ऐसा हुआ 93rd अकेडमी अवार्ड्स में। कब? जब, अब देखो साहित्यिक भाषा में लिखा है, लेखक ने थोड़ा सा बस आधार भूमिका बना के लिखा है। तो जब बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड गया किसके पास? साउथ कोरिया की एक्ट्रेस। इनको इन किस रोल के लिए? इन्होंने ग्रैनी का रोल निभाया था, ये इनका नाम था उस मूवी के अंदर। मूवी का नाम है मिनारी। बात समझ में आ गई? बीटिंग ऑफ कंपटीशन, बीट ऑफ करते हुए मतलब हराते हुए, बीट ऑफ का मतलब डिफीट करते हुए, इनको सरपास करते हुए, इनसे आगे निकलते हुए। तो प्रतियोगिता में किन को हरा दिया इन्होंने हराया ग्लेन क्लोज मैड हेयर्ड ममो। ममो जो है ये एक्चुअल में ग्रैंड मदर के लिए ही यूज करते हैं। मैड हेयर्ड का मतलब है बाल कुछ ऐसे, पागलों के बाल होते हैं, पागल एक महिला के बाल होते हैं, वैसे हेयर वाली ममो इन हिलीबिली एलिजी, ये एक मूवी का नाम है। तो इस मूवी में जो ग्लेन क्लोज, ये जो ग्लेन क्लोज की भूमिका थी, है ना, मैड हेयर्ड मोमो की, इनको इन्होंने कंपटीशन में परास्त किया। बात समझ में आ गई? तो आपको लग रहा है डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन एक्चुअल में इतनी बड़ी कहानी है नहीं। अगर ये नाम कुछ ऐसे होते, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, तो आपको समझ में आ जाता, राइट। तो ये समझ में, देखो फिर समझना। तो लगभग कुछ ऐसा ही हुआ 93rd अकेडमी अवार्ड्स में, जब बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसके पास गया? साउथ कोरिया की इस एक्ट्रेस के पास। किस लिए? ग्रैनी के रोल के लिए। और इनका नाम उस मूवी में ये था, और ये इस मूवी का नाम है। क्या करते हुए? ये बीटिंग ऑफ यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कंपटीशन में परास्त करते हुए, कंपटीशन पछाड़ते हुए। किसको? ग्लेन क्लोज के मैड हेयर्ड, ग्लेन क्लोज के मैड हेयर्ड मोमो को इन हिलीबिली एलिजी, ये इस मूवी का नाम है, ठीक है। तो इसको परास्त किया और ये आगे निकल गई, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो कहा था ना कि साउथ कोरिया के किसी एक्टर को नहीं मिलेगा, तो साउथ कोरिया की एक्ट्रेस को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड एक बार फिर से यहाँ पे मिला, राइट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वेंट है, बाकी इसमें कोई वर्ब थी नहीं। आगे देखो, एंथनी हॉपकिंस विनिंग। एंथनी हॉपकिंस ये अभिनेता हैं, इनके द्वारा जो यहाँ पे हिज सेकंड बेस्ट एक्टर ऑस्कर, दूसरी बार इनको बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड मिला।
ब्रैकेट में दे रखा है ही फर्स्ट वन फॉर द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स, पहली बार ऑस्कर मिला था इस मूवी के लिए, ये मूवी का नाम है, देखो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ मूवी का नाम है, द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स, इसके लिए अवार्ड मिला था। फॉर द फादर, और ये अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो दूसरी बार अवार्ड किसके मिला, इस मूवी के लिए, फादर इस मूवी का नाम है। वॉज डिसअपॉइंटिंग, ये निराशाजनक था, ठीक है। तो हॉपकिंस के द्वारा, अब एक्चुअल में यहां पे ऐसे होना चाहिए था एंथनी हॉपकिंस, और फिर यहां पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देना चाहिए था, इनके द्वारा जीता गया, क्योंकि ये विनिंग जो है वो जेरेंड बन रहा है यहां पे, और जेरेंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए ग्रामर की अगर हम बात करें, ठीक है ना। पजेसिव एडजेक्टिव क्यों आना चाहिए, क्योंकि जेरेंड है वो वर्बल नाउन होती है, और नाउन आप लगा रहे हैं तो नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगना चाहिए था, क्योंकि रिलेट भी करना, कनेक्ट भी करना है कि एंथनी हॉपकिंस के द्वारा जीता जाना, ठीक है। तो यहां पे हॉपकिंस, अब मैं अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आपने तो ये सुना हुआ है कि एस अगर होता है तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन अगर होती है, किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है और उसमें लास्ट में एस दे रखा है, तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, थोड़ा ध्यान रखें आप। तो हॉपकिंस के द्वारा जो दूसरी बार बेस्ट एक्टर का ऑस्कर का अवार्ड जो मिला, किसके लिए मिला, फादर मूवी के लिए, द फादर मूवी का नाम है। तो ये जो ऑस्कर था ये क्या था, ये डिसअपॉइंटिंग था, निराशाजनक था। इवन इफ डिजर्विंग, इवन इफ मतलब चाहे, डिजर्विंग मतलब हालांकि डिजर्व करते थे कि इन्हीं को मिले, फिर भी निराशाजनक था। निराशाजनक क्यों था वो आगे समझ में आपको आएगा। तो यहां पे इनके द्वारा अवार्ड जीतना, ठीक है, किसके, कौन सा अवार्ड, उनका दूसरा बेस्ट एक्टर ऑस्कर का अवार्ड, ये इसकी वर्ब है, ये वॉज है, ठीक है। इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है। करंट अफेयर्स भी अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये फिर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो द फादर के लिए इनको अवार्ड मिला है। इससे पहले इनको अवार्ड मिला था किसके लिए, द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स के लिए। तो कह रहा है कि ये निराशाजनक बात रही कि इनको अवार्ड मिला, हालांकि ये डिजर्विंग था, ये डिजर्व करते थे, ये इस बात की योग्यता रखते थे कि इनको ही अवार्ड मिले। आगे देखिए, द सेंटिमेंटल फेवरेट। सेंटिमेंटल फेवरेट का मतलब भी भावनात्मक रूप से लोगों की पसंद क्या थी, मतलब भावनात्मक रूप से इसलिए क्योंकि एक अभिनेता चैडविक बोसमैन, इनका निधन हो चुका था, ठीक है। ये कैंसर से पीड़ित थे, इनका निधन हो गया, तो इनको मिलना था अवार्ड। भावनात्मक रूप से लोगों की पसंद ये थी, लेकिन ठीक है डिजर्व करते थे, उनको अवार्ड मिला। तो भावनात्मक रूप से फेवरेट कौन थे, फेवरेट थे लेट, लेट इसलिए स्वर्गीय चैडविक बोसमैन नाम है अभिनेता का। हु इनके लिए आ रहा है। टर्न्ड इन एन इंसेंडियरी परफॉर्मेंस, यहां पे टर्न इन का मतलब है प्रोड्यूस करना। देखो अलग अलग चीजें अलग अलग मीनिंग देंगी, यहां पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे इस एडिटोरियल में जो बिल्कुल नए मिलेंगे आपको, ठीक है। इन्होंने क्या किया, टर्न इन किया, इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या, इंसेंडियरी परफॉर्मेंस। इंसेंडियरी शब्द है, इसका मतलब है वेरी एक्साइटिंग, यहां पे वेरी एक्साइटिंग है। वैसे इंसेंडियरी का मतलब दाहक होता है, जलाने वाला होता है, इनफ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है वेरी एक्साइटिंग। परफॉर्मेंस पता ही है, प्रस्तुति। एज द मर्क्यूरियल ट्रम्पेटर, ट्रम्पेटर का मतलब ट्रम्पेट एक वाद्य यंत्र होता है, ट्रम्पेट, ठीक है, उसको बजाने वाला। मर्क्यूरियल का मतलब वैसे परिवर्तनशील होता है, जो फिकल हो, जो कि लगातार चेंज होता रहे, वॉलेटाइल हो, लेकिन यहां पे मर्क्यूरियल का मतलब है बहुत ही एंथुजियास्टिक या लाइवली, बहुत ही संजीदगीपूर्ण, लाइवली, बहुत ही उत्साहित, एंथुजियास्टिक, ये इसका मतलब है। तो अलग अलग मतलब निकलेंगे, ठीक है। लेवी ग्रीन इनका इस मूवी में नाम था, और मूवी का नाम था मा रेनीज ब्लैक बॉटम, ये मूवी का नाम था। फिर समझना, सेंटिमेंटल फेवरेट मतलब भावनात्मक रूप से लोगों की पहली पसंद बेस्ट एक्टर के लिए वो कौन थे, ये इनकी इसकी वर्ब है, वो थे स्वर्गीय चैडविक बोसमैन, ठीक है। जिन्होंने, अब ये हु किसके लिए आ रहा है, बोसमैन के लिए, जिन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया, मतलब किया, दिया क्या, एक बहुत ही एक्साइटिंग परफॉर्मेंस दी। किस रूप में दी, बहुत ही एंथुजियास्टिक ट्रम्पेटर में। मतलब लेवी ग्रीन इनके किरदार का नाम था, इस मूवी के अंदर इन्होंने ये किरदार निभाया, और ये किरदार क्या था, ये एक ट्रम्पेट बजाने वाला व्यक्ति था, ठीक है। बहुत ही लाइवली, बहुत ही संजीदगीपूर्ण, बहुत ही जिंदा दिल एक हस्ती थी। इनकी परफॉर्मेंस को अवार्ड मिलना चाहिए था, ये लोगों की पहली पसंद थे, एक सेंटिमेंटल फेवरेट थे, ठीक है। आगे देखो, एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, जैसा कि आशा की गई थी। नोमैडलैंड ये मूवी का नाम है, ये सेकंड फॉर्म आ गई 1। ये नोमैडलैंड एक महिला की कहानी है, ठीक है। ये मूवी है, ये महिला की कहानी है, जिसमें एक प्रकार से महिला के जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनको दर्शाया गया है इस महिला के। तो ये नोमैडलैंड एक मूवी का नाम है। तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, नोमैडलैंड ने क्या किया, वन बिग, इसने बहुत बड़ी जीत प्राप्त की। वन बिग, जीता, सेकंड फॉर्म में विन की। बिग मतलब बहुत बड़े बड़े पुरस्कार इनको मिले। विद बेस्ट पिक्चर, क्या अवार्ड मिला, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर फॉर च्लोय
जाओ, अब ये नाम क्या है, ये नाम मतलब विदेशी नाम है थोड़े से, है ना। एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, इनको अवार्ड मिला ये, ठीक है, ये बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये इस नोमैडलैंड को अवार्ड मिले। तो जैसा कि एक्सपेक्ट था, नोमैडलैंड ने बहुत ज़्यादा मतलब अवार्ड प्राप्त किए। एक तो यहाँ पे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, है ना, इसके लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस इनको मिला, ठीक है। आगे देखो, इट इज अ हिस्टोरिक विन, ये एक ऐतिहासिक जीत है। इट को देखकर इज है, ए डिटर्मिनर है, हिस्टोरिक एडजेक्टिव है, विन नाउन है, जीत विक्ट्री के लिए है। तो ये एक ऐतिहासिक जीत है फॉर झाओ, किसके लिए, ये डायरेक्टर का नाम है ना। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार इनको मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार इनको मिला, बेस्ट पिक्चर डायरेक्टर दोनों का पुरस्कार इनको मिला, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ये झाओ के लिए, ये जो डायरेक्टर हैं इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। एज शी इज, कारण क्या है, कारण है शी इज ओनली द सेकेंड वुमेन, क्योंकि ये दूसरी महिला है, केवल दूसरी महिला है, टू विन द अवार्ड, जिनको ये पुरस्कार मिला है, एंड द फर्स्ट वुमन, और ये पहली महिला है, ऑफ कलर का मतलब यहां पे मतलब अदर देन वाइट, जो गोरे लोग होते हैं उसके अलावा, इसका मतलब ऐश्वेत लोग कह सकते हो, उनको बोलते हैं ऑफ कलर, टू डू सो, जिनको मतलब ऐश्वेत महिला के रूप में पहली महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये एक ऐतिहासिक जीत है झाओ के लिए। कारण क्या है, क्योंकि एज कंजंक्शन है, क्योंकि शी इज ओनली द सेकेंड वुमन, क्योंकि वो दूसरी महिला है, केवल दूसरी महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड, ये जो बेस्ट पिक्चर और डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है, और ये पहली एक ऐश्वेत महिला है जिन्होंने ऐसा किया है। बात समझ में आ गई। आसान बनता जा रहा है, लेकिन खुद आप पढ़ेंगे और अगर आप पहले से पढ़कर ये देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो यहाँ पे समझने योग्य बातें थी। टर्न इन का मतलब प्रोड्यूस था, इंसेंडियरी एडजेक्टिव है, इसका मतलब वेरी एक्साइटिंग है, मर्क्यूरियल का लाइवली या एंथुजियास्टिक है, नोमैडलैंड सब्जेक्ट था, वन इसकी वर्ब थी, इट सब्जेक्ट था, इज इसकी वर्ब थी, शी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, यहाँ पे सेंटिमेंटल फेवरेट सब्जेक्ट था, वॉज इसकी वर्ब है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो बॉसमैन के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब टर्न इन है, ठीक है। आगे आ जाओ। वाइल एल्जेइक का मतलब होता है मोर्नफुल सैड, एलेजी होता है मॉर्नफुल सैड, उससे संबंधित, इन इट्स ब्यूटी। तो यद्यपि मतलब ये जो मूवी है नोमैडलैंड उसकी बात कर रहा है, यद्यपि इसका जो एक कथानक है या पूरा कुछ कहें कि इस मूवी के अंदर मॉर्नफुल कहानी है, एक बहुत ही सैड दुखांत एक कहानी है। नोमैडलैंड शुड हैव लुक्ड एट प्रिविलेज का मतलब है प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार, प्रेरोगेटिव, ठीक है। फिर भी नोमैडलैंड शुड हैव लुक्ड एट प्रिविलेज, इसको देखना चाहिए किस और प्रिविलेज की तरफ, मतलब इसको ये नवाजा गया, इसको मतलब प्राथमिकता दी गई, इसको अवार्ड दिया गया। हालांकि मोर्नफुल स्टोरी है, इसकी सैड स्टोरी है, इन इट्स ब्यूटी का मतलब अगर मैं कहें कि इसका जो एक चित्रण करें नोमैडलैंड का, तो एक महिला की कहानी है जो कि बिल्कुल मोर्नफुल और सैड महिला है, उसकी कहानी है। फिर भी यहाँ पे नोमैडलैंड जो है उसको देखना चाहिए किस और प्रिविलेज, शुड हैव लुक्ड एट प्रिविलेज, मतलब इसको प्राथमिकता दी गई, इसको अवार्ड दिया गया, इस और इसको देखना चाहिए। ये प्रेरोगेटिव होता है प्रिविलेज का मतलब। नोमैडलैंड सब्जेक्ट है, शुड हैव, लुक्ड इसकी वर्ब है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, शुड मॉडल है, मॉडल के साथ V0 लगता है ना। एक एक चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप नोट करते चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो, ओनली अ वाइट पर्सन कैन फील सेफ एनफ। एक तो ये इस एनफ का प्रयोग देखो, एनफ जो होता है अगर ये नाउन से पहले यूज किया जाए तो नाउन लगता है इसके पहले, अगर ये एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाए तो एडजेक्टिव लगता है इसके बाद में। ध्यान रखें, सेफ है वो एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पे एनफ है, वो नाउन सेफ है वो एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पे एनफ बाद में आ रहा है। एक बात और ध्यान रखें, एनफ के साथ डिग्री पॉजिटिव आती है, और केवल एनफ ही नहीं बाकी भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे एनफ के अलावा आप सो कर सकते हो, एज कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, टू कर सकते हो, ये सब शब्दों के साथ में डिग्री है वो पॉजिटिव आती है, ध्यान रखें आप, ठीक है। ये सब एडवर्ब्स हैं, इनके साथ डिग्री पॉजिटिव आती है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ओनली अ वाइट पर्सन कैन फील सेफ एनफ, कि केवल एक वाइट पर्सन, केवल एक श्वेत, अब ये नोमैडलैंड की कहानी बता रहा है, इसमें एक अश्वेत महिला को यहाँ पुरस्कार मिला है, तो ये कह रहा है कि एक वाइट पर्सन जो है वो केवल फील सेफ, वो सेफ फील कर सकता है एनफ, पर्याप्त मात्रा में, टू ड्रॉप ऑफ द ग्रिड। ये ड्रॉप ऑफ द ग्रिड के बहुत सारे मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है कि भाई आप यूँ कहें, ड्रॉप ऑफ द ग्रिड का मतलब कि जो यूटिलिटीज़ होती हैं, जो मतलब हमारे जीवन की सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, ये सब नहीं मिल पाना, उसको बोलते हैं ड्रॉप ऑफ द ग्रिड। एक बात। एक इसका मतलब ये है कि आकर्षण का केंद्र बन जाना, ठीक है, आकर्षण का केंद्र बनना, ये कह सकते हो।
यहां पे इसका मतलब आप निकालना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि केवल एक वाइट पर्सन है, केवल एक श्वेत व्यक्ति है, केवल एक वाइट पर्सन है, वही मतलब फील सेफ कर सकता है, मतलब पर्याप्त रूप से सेफ अपने आप को महसूस कर सकता है टू ड्रॉप ऑफ द ग्रिड, कि उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो आकर्षण का केंद्र रहेगा, वो मतलब छिपेगा नहीं, मतलब कहें कि उसको हमेशा ही क्या करें, उसको हमेशा ही मतलब एक क्या कह सकते डिस्टिंग्विश तरीके से देखा जाएगा, उसको हमेशा ही तवज्जो दी जाएगी, ये मान लीजिए। ठीक है, कैसे वो समझाया है आगे। ठीक है, कि श्वेत और अश्वेत में क्या डिफरेंस है वो बताने जा रहा है। वंडरिंग वाइट पीपल, वंडरिंग मतलब घुमक्कड़, घूमते हुए, वंडर का मतलब घूमते हुए, वाइट पीपल जो हैं इवन इफ चाहे दे आर हल्किंग, हल्किंग का मतलब क्या है, हल्किंग से मतलब है वेरी बिग, या फिर आप कह सकते हो क्लमजी, बहुत ही भद्दे, बहुत ही बड़े, उसको बोलते हैं हल्किंग। तो कह रहा है वंडरिंग वाइट पीपल, जो घूमते फिरते घुमक्कड़ जो वाइट पीपल हैं, चाहे वो फिर कैसे हों, दे आर, दे को देखकर आर है, हल्किंग एडजेक्टिव है, एक्स मिलिट्री पुलिसमैन, चाहे वो बहुत ही भद्दे प्रकार के एक्स मिलिट्री पुलिसमैन ही क्यों ना हो, आर एनलाइटेंड, एनलाइटेंड का मतलब होता है एडवाइज करना, एनलाइटेंड का मतलब एडवाइज करना, इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्ट करना, टीच, ये सब मीनिंग होते हैं इसके। कहने का मतलब इनको बता दिया जाता है रास्ता, अगर भटक भी जाते हैं तो इनको एनलाइटन किया जाता है, बताया जाता है, एंड डेफिनेटली नॉट लॉस्ट, और ये खोते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो ड्रॉप ऑफ द ग्रिड है, इसका मतलब ऐसा ही मान लो कि ये कभी भी खोते नहीं हैं। ठीक है, ये हाइड नहीं होते हैं, ये छिपते नहीं हैं, ये हमेशा सामने रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि कहीं ये छिप ना जाए, कहीं ये हाइड ना हो जाए, ऐसा मान लो। ठीक है, तो इनको हमेशा ही आर एनलाइटेंड पैसिव वॉइस है, एनलाइटन किया जाता है, एंड डेफिनेटली नॉट लॉस्ट, और ये कभी भी क्या है, लॉस्ट नहीं होते हैं, खोते नहीं हैं। वाइल जबकि अ होमलेस ब्लैक पर्सन, दूसरी तरफ बात करें अश्वेत व्यक्ति की, जो बेघर अश्वेत व्यक्ति है, विल ऑलवेज बी लुक्ड एट, उसको हमेशा देखा जाएगा विद सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब है डाउट, उसको शक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसको हमेशा ही डाउट से देखा जाएगा, पैसिव वॉइस से भी। फिर समझना, वंडरिंग ये आपका हो गया एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो घूमते हुए घुमक्कड़ जो वाइट पीपल हैं, चाहे फिर वो क्लमजी प्रकार के एक्स मिलिट्री पुलिसमैन ही क्यों ना हो, उनको क्या किया जाता है, अब ये दे आर इसी की वर्ब है, इसी को देखकर ये पैसिव वॉइस बनाया गया है, वो उनको हमेशा ही, अगर वो भटक भी जाएं, उनको रास्ता दिखाया जाता है, उनको सब इंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड डेफिनेटली नॉट लॉस्ट, और निश्चित रूप से वो खोते नहीं है, लॉस्ट नहीं होते हैं। जबकि ये कंजंक्शन हो गया अ होमलेस ब्लैक पर्सन, ये पर्सन यहाँ पे नाउन है, ब्लैक एडजेक्टिव ऑफ कलर है, होमलेस भी एडजेक्टिव है, जबकि एक बेघर अश्वेत व्यक्ति है, विल ऑलवेज बी लुक्ड एट, ये भी पैसिव वॉइस है, ये हमेशा ही इसको देखा जाएगा विद सस्पिशन मतलब डाउट से। ठीक है, तो यहां पे दे सब्जेक्ट था, आर वर्ब थी, आर एनलाइटेंड वर्ब थी, और अ होमलेस ब्लैक पर्सन सब्जेक्ट था, विल बी लुक्ड एट, ये इसकी वर्ब थी। आगे देखिए, इन दिस ईयर ऑफ पेंडेमिक्स, तो ये जो वर्ष है पेंडेमिक्स का वर्ष है, इस वर्ष जो ये वैश्विक महामारी का वर्ष रहा है, ठीक है, ये जो वर्ष रहा है वैश्विक महामारी का, लॉकडाउन्स और लॉकडाउन्स का साल रहा है। द ओल्ड रूल्स ऑफ मूवीज, जो पुराने नियम कायदे होते थे, रूल्स का मतलब परंपराएं मान लो, नियम कायदे मान लो, ऑफ मूवीज, मूवीज के लिए, प्लेइंग फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एक निश्चित मात्रा में एक समय के लिए, मतलब नियम क्या थे कि अगर अवार्ड प्राप्त करना है तो एक निश्चित समय सीमा के लिए थिएटर्स में उनको मतलब चलना पड़ता था, उन मूवीज का एक निश्चित समय सीमा तक के लिए, कि इतने सप्ताह चलेगी, उसके बाद में ही इसको हम नॉमिनेट करेंगे, फिर हम ऑस्कर के लिए सोचेंगे इस बारे में। नामित होती है पहले, फिर नॉमिनेट होती हैं, फिर 10 फिल्मों को नॉमिनेट किया, फिर एक चुना जाता है। तो ये कह रहा है कि इन दिस ईयर ऑफ पेंडेमिक्स एंड लॉकडाउन्स, इस साल जो पेंडेमिक्स का साल रहा, लॉकडाउन्स का साल रहा, द ओल्ड रूल्स, जो पुराने जो नियम कायदे थे मूवीज के, किस लिए, प्लेइंग फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, वो मूवीज जो कि एक निश्चित समय सीमा के लिए चला करती थी थिएटर्स में, टू बी कंसीडर्ड, ये मानने के लिए, ये सोचने विचारने के लिए, फॉर द अवार्ड्स की इनको अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं, वॉज रिलैक्स्ड। अब ये रूल्स हैं, रूल्स के देखकर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, वर रिलैक्स्ड। तो इन नियमों में क्या कर दिया गया, ढील दे दी गई, रिलैक्स कर दिया गया मतलब ढील दे दी गई इन नियमों में। ठीक है, पैसिव वॉइस है। फिर समझना, ये जो वर्ष है लॉकडाउन्स का और पेंडेमिक्स का, जो पुराने नियम थे मूवीज के लिए, वो मूवीज प्लेइंग फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, पहले नियम ये था कि एक मूवी को निश्चित समय अवधि के लिए चलना पड़ेगा थिएटर में, ताकि अवार्ड्स के लिए उसको कंसीडर किया जा सके। तो यही कह रखा है कि जो पुराने नियम थे मूवीज के लिए, प्लेइंग फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कि वो निश्चित समय के लिए चले थिएटर्स में, ताकि उसको कंसीडर किया जा सके, उसके बारे में सोच विचार किया जा सके अवार्ड के लिए। तो ये नियम जो थे, इन रूल्स को देखकर वर है, वर रिलैक्स्ड, इनको क्या कर दिया गया, ढील बरत दी गई, इसमें ढिलाई छोड़ दी गई। कैसे,
मूवीज डायरेक्टली रिलीज्ड ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, ये है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। तो मूवीज डायरेक्टली रिलीज्ड ऑन, मूवीज सीधे सीधे रिलीज की गई किस में, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में, मेड द कट, इन मूवीज ने क्या किया, सफलता प्राप्त की। सक्सीडेड को बोलते हैं सक्सीड, मेक द कट का मतलब होता है सक्सीड, या फिर कहें कि रिक्वायरमेंट पूरी करना, या तो सफल होना या फिर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना। तो फुलफिल द रिक्वायरमेंट, यू कैन से फुलफिल द रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो आवश्यकता है वो पूरी करना, मीट द रिक्वायरमेंट्स यू कैन से, ठीक है, इसको आप मीट द रिक्वायरमेंट भी कह सकते हो, रिक्वायरमेंट पूरी करना, जो डिमांड है वो पूरी करना। तो पहले तो क्या था, पहले तो ये नियम थे कि अगर किसी मूवी को अगर अवार्ड के लिए नामित करना है तो उसको एक निश्चित समयावधि के लिए थिएटर्स में चलना पड़ेगा। लेकिन इस बार चूंकि पैंडेमिक और लॉकडाउन का टाइम रहा तो इसलिए मूवी चली नहीं सिनेमा घरों में, इसलिए इन्होंने क्या किया कि सीधी मूवीज वो कौन सी मूवीज जो सीधी रिलीज की गई, मूवीज की सब, ये वर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है डायरेक्टली। वो मूवी जो सीधे यहाँ पे रिलीज की गई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, उन मूवीज ने क्या किया, मेड द कट, सफलता प्राप्त की या फिर इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया। अब थोड़े मूवीज के नाम देखो। डेविड फिंचर्स मैंक, डेविड फिंचर की मूवी थी मैंक, गॉट 10 नॉमिनेशंस, इसको 10 नॉमिनेशंस मिले एंड 1, 2 और 2 में जीत प्राप्त की, ठीक है, 10 में इसका नामांकन हुआ, 2 में जीत प्राप्त की। और कौन कौन से 2 क्षेत्रों में जीत प्राप्त की, एक तो सिनेमेटोग्राफी में और एक प्रोडक्शन डिजाइन में, ठीक है, ये कैटेगरी है मूवीज में इनाम देने की, तो ये है सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन में इनको जीत प्राप्त हुई। अदर फेवरेट्स, अन्य जो पसंदीदा मूवी थी, ठीक है, फेवरेट का मतलब एक तो कंप्यूटर पे ये भी होता है, हम फेवरेट सेट करते हैं जिसके अंदर हम जो भी वेबसाइट्स बार बार में हम प्ले करते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, है ना, तो उन वेबसाइट्स को आप फेवरेट पे अगर क्लिक कर दोगे तो उससे क्या होगा कि फेवरेट पे एक लिस्ट आ जाएगी कि हाँ ये वेबसाइट्स आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, तो सीधा एक क्लिक से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, वो भी फेवरेट होता है। एक फेवरेट का मतलब हो गया पसंदीदा। तो अन्य जो फेवरेट्स थे, अन्य जो मतलब मूवी जो फेवरेट्स थी, जैसे कि सच का प्रयोग उदाहरण देने के लिए करते हैं। अब ये सारे मूवीज़ के नाम हैं, एक तो है मार एनीज ब्लैक बॉटम, ये तो बताया था, ऊपर हमने बात की थी। साउंड ऑफ मेटल दूसरी मूवी, पीसेज ऑफ ए वुमन तीसरी मूवी, हिलीबिली एलिजी ये डिस्कस कर ही चुके थे 4 मूवी, वन नाइट इन मियामी 5वीं मूवी, एंड द ट्रायल ऑफ द शिकागो ये मूवी, ठीक है 7। वर ऑल्सो स्ट्रीम्ड, इनको भी स्ट्रीम किया गया, इनको भी मतलब सीधा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम किया गया, स्ट्रीम का मतलब इनको प्रसारित कर दिया गया कह सकते हो, ठीक है, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो अदर फेवरेट्स ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये है, बीच में कुछ नहीं है, केवल मूवीज के नाम है। तो इन मूवी के अलावा, डेविड फिंचर की मैंक मूवी के अलावा इन सब मूवीज को भी स्ट्रीम किया गया, राइट। आगे देखो, वन जैम ऑफ ए फिल्म, जैम का मतलब वैसे एक हीरा रत्न उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूबल थिंग के लिए जैम लगा सकते हो। वन जैम ऑफ ए फिल्म तो कह रहा है कि एक फिल्म जो काफ़ी बहुमूल्य मूवी थी, वो मूवी कौन सी थी, द टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स ये मूवी थी, ठीक है, एक बहुत ही बहुमूल्य मूवी, एक बहुत ही वैल्यूबल मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी, ये थी टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स। ये नाम है, ठीक है, वैसे डिस्टेंट का दूर होता है, स्ट्रेंजर्स का अजनबी होते हैं, लेकिन ये नाम है, नाम को नाम ही रहने दें। विच वन, विच यहाँ पे इस मूवी के लिए आ रहा है, इस मूवी ने क्या किया, जीते क्या, बेस्ट लाइव एक्शन शॉट, इसने बेस्ट लाइव एक्शन शॉट, अब देखो नाम ही है, बी कैपिटल है, एल कैपिटल है, ए कैपिटल है, एस कैपिटल, इसको ऐसा ही रहने दो, इसको ये मतलब जीत प्राप्त हुई। द फिल्म, अब ये फिल्म कौन सी है, डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स, इसी की बात कर रहा है। इफेक्टिवली मैरिज, ये देखो मैरी का मतलब आपने पढ़ा होगा विवाह, इसका मतलब यहाँ पे है कंबाइन, मिश्रित करना, कंबाइन करना, 2 चीज़ों को जोड़ना। तो यहाँ पे ये जो मूवी है इफेक्टिव तरीके से मतलब प्रभावी तरीके से, ये एडवर्ब है, ये 2 बर्निंग इश्यूज जो ज्वलंत समस्याएं हैं, बर्निंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंबाइन करती है, ठीक है। ये फिल्म जो है प्रभावी तरीके से 2 बर्निंग इश्यूज को कंबाइन करती है। कौन कौन से बर्निंग इश्यूज हैं, अब यहाँ पे हाइफन से दिया गया है, वायलेंस अगेंस्ट ब्लैक अमेरिकन्स, एक तो जो ऐश्वेत अमेरिकन है उनके खिलाफ हिंसा, किसके द्वारा, बाय वाइट पुलिसमैन, जो श्वेत या वाइट जो पुलिसमैन है उनके द्वारा। ये आपने देखा भी था, एक फ्लॉयड नाम के व्यक्ति को मार भी दिया गया था, है ना, उसका केस का भी रिजल्ट आया था, हमने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, उसी के बारे में मान लीजिए। तो ये फिल्म जो है इफेक्टिवली 2 बर्निंग इश्यूज को, बर्निंग ज्वलंत समस्याएं जो वर्तमान की बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं हैं उनको ये कंबाइन करती है। एक समस्या तो कौन सी, हिंसा, किसके खिलाफ, ऐश्वेत जो अमेरिकन हैं उनके खिलाफ, वाइट पुलिसमैन के द्वारा। और दूसरा क्या है, बीइंग कॉट इन अ टाइम लूप, बीइंग कॉट मतलब फंसे होना, किस में, टाइम लूप में। टाइम लूप क्या होता है, टाइम लूप से मतलब ये होता है कि भाई आप जैसे मान लो कि कोई भी चीज़, कई बार क्या होता है, कोई फिक्शन है, कोई मूवी है
या कोई प्लॉट है उसमें क्या होगा कि कोई भी एक्टर है वो पीछे का जो समय गुजार चुका है, जैसे मान लो मैंने आज पढ़ाया, फिर मैं कल आऊं फिर से मुझे यही एडिटोरियल मिले पढ़ने को, मैं फिर से पढ़ाऊं, फिर तीसरे दिन आऊं फिर से मुझे यही एडिटोरियल मिले फिर से पढ़ाऊं, इसको टाइम लूप बोलते हैं। ठीक है, वो लगातार जब तक लूप खत्म नहीं हो तब तक वो टाइम लूप इसको बोलते हैं। तो टाइम लूप में फंसे होना, थोड़ा समझोगे, आगे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, इसे समझ जाओगे टाइम लूप क्या है। ब्लैक ग्राफिक डिजाइनर कार्टर जेम्स, तो ये है ब्लैक ग्राफिक डिजाइनर कार्टर जेम्स। कार्टर जेम्स इनका नाम है। ब्लैक ग्राफिक डिजाइनर ये हैं। जस्ट वांट्स, ये चाहते हैं टू गेट बैक टू हिज डॉग, क्या चाहते हैं कि वो अपने डॉग को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल क्यों दिया, ताकि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि जो घटनाक्रम घट रहा है वो उनके सामने घट रहा है। तो किसी पास्ट इवेंट को प्रेजेंट में लाने का मकसद इतना ही होता है कि आपको ये लगे कि भाई सब कुछ हमारे सामने लाइव चल रहा है, इसलिए लगाते हैं इस तरह से। तो ब्लैक ग्राफिक डिजाइनर कार्टर जेम्स जो हैं वो चाहते हैं क्या, अपने डॉग को फिर से प्राप्त करना। एंड ही इज शॉट एवरी टाइम, और हर बार उनको गोली मार दी जाती है एक व्हाइट पुलिसमैन के द्वारा। मर्क, ये व्हाइट पुलिसमैन का नाम है। ठीक है, ये बता रहा है कहानी में क्या होता है। इस कहानी में ये होता है कि एक वो प्राप्त करना चाहते हैं, अपने डॉग को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, और जब जब वो ऐसा प्रयास करते हैं तो हर बार उनको व्हाइट पुलिसमैन मर्क के द्वारा गोली मार दी जाती है। ये बताया था ना, हिंसा है श्वेतों के खिलाफ व्हाइट पुलिसमैन के द्वारा। द फिल्म ब्रिंग्स अलाइव मेमोरीज, तो कह रहा है ये फिल्म जो है ये यादों को ताजा कर देती है। पुलिस ब्रूटलिटी एट होम एज वेल, कि पुलिस की बर्बरता है। एट होम मतलब जहां का कोई निवासी है, जिस देश में वो रहता है वहां पर भी। एज वेल का मतलब है टू। ठीक है, तो ये फिल्म जो है वो ब्रिंग अलाइव मतलब ले आती है, जीवंत कर देती है यादों को। यादें कौन सी, पुलिस की बर्बरता की यादें। ब्रूटलिटी मतलब बर्बरता, जो सेवेज होने की जो प्रोसेस है वो बर्बरता। एट होम, घर में भी। ठीक है, तो ये फिल्म जो है वो यादें ताज़ा कर देती है पुलिस की ब्रूटलिटी को। ठीक है, आगे देखिए। एवरी टाइम, हर बार। अब देखो ये टाइम लूप वाला सब कॉन्सेप्ट समझाएगा। हर बार कार्टर वैक्स अप, कार्टर जगता है। आफ्टर बीइंग शॉट, मरने के बाद, मतलब गोली मार देने के बाद जगता है। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, पैसिव बना रखा है। टू लिव दैट डे अगेन, किस लिए, फिर से उस दिन को जीने के लिए। हर बार गोली मार दी, फिर नींद से जागता है, फिर से वही दिन वापस आता है। इट इज अ रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर है, याद दिलाने वाला है। ये ए के बाद है तो नाउन है। ऑफ द ईयर, उस वर्ष की। ऑफ ब्लड्स डे, अब ब्लड्स डेज क्या होते हैं, वीक का कोई भी दिन, किसी सप्ताह का कोई भी दिन, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेंसडे हो, चाहे थर्सडे हो, चाहे फ्राइडे हो, कोई भी दिन। और वो दिन जो कि किसी और दिन की जैसे ही लगे, जैसे मंडे है वो संडे की जैसे ही लग रहा है, वेंसडे है वो ट्यूसडे के जैसा ही लग रहा है, उसको बोलते हैं ब्लड्स डेज। दैट पास्ड बाई, अब दैट आ रहा है इसके लिए जो गुजर चुके हैं। ठीक है, तो कह रहा है हर बार कार्टर जगता है गोली लगने के बाद, किस लिए, उस दिन को फिर से जीने के लिए। ये एक रिमाइंडर है उस साल का, ऑफ ब्लड्स डेज। साल कौन सा है, ब्लड्स डेज का साल है, वीक के किसी भी दिन का साल है जो गुजर चुके हैं। ठीक है, यादें लगती हैं कि ये दिन तो मैं पहले भी जीत चुका हूं। जो डेजावू की फीलिंग आपने सुना होगा ना एक मूवी के अंदर, वैसा है कि वैसा ही उसको फील होता है कि मैंने पहले भी इसे जिंदगी जी चुका हूं। इसको टाइम लूप बोलते हैं। ठीक है, वन शुड हाउएवर बी थैंकफुल फॉर ब्लड्स डेज, किसी भी व्यक्ति को हालांकि थैंकफुल होना चाहिए ब्लड्स डेज के लिए कि उसको वो दिन दोबारा जीने को मिल रहा है। जिस दिन उसने गलतियां की, हो सकता है दोबारा सुधार कर ले, तो ऐसे थैंकफुल होना चाहिए। आगे दे रखा है, इफ वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन डे फ्रॉम द नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति, वन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यदि कोई व्यक्ति डिफर नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश का मतलब अलग करना, किससे, किसी भी दिन को किसी अगले दिन से अलग नहीं कर सकता, तो उसको कृतज्ञ होना चाहिए, उसको थैंकफुल होना चाहिए। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, नथिंग हीडियस। हीडियस का मतलब क्या होता है, रेपेलेंट, घृणास्पद। रेपेलेंट कह सकते हो, अगली कह सकते हो, भद्दा। ठीक है, तो कुछ भी हीडियस नहीं है। हैपन टू मेक द डे स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब होता है एकदम अलग, एकदम विशिष्ट होना। ठीक है, कि कुछ भी ऐसा घृणित घटित नहीं हुआ जिससे वो दिन आपको अलग नजर आए। हर दिन आपको वैसा ही नजर आएगा, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नए तरीके से आप दिन को शुरुआत कर सकते हो। ये होता है टाइम लूप। तो कह रहा है वन शुड हाउएवर बी थैंकफुल फॉर ब्लड्स डेज, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे ब्लड्स डेज के लिए थैंकफुल होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी दिन को, एक दिन को दूसरे से, अगले दिन से अलग ना कर पाए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कुछ भी घृणित यहाँ पे घटित नहीं हुआ जो कि उस दिन को बिल्कुल अलग बना दे। ठीक है, ये टाइम लूप है। दैट इन दीज डेज ऑफ शॉक, जो कि इन दिनों में, कौन से दिनों में, शॉक एंड ड्रेड। आजकल शॉक, झटके लगते हैं हमें, एक शॉक व्याप्त है, अचंबा होता है। ड्रेड मतलब भय, फियर को बोलते हैं। ये जो भय के दिन हैं, ये जो फियर के दिन हैं, ये जो अचंभे के दिन हैं, अचंभित करने वाले दिन है, पैंडेमिक का जो दौर है, इज डेफिनेटली समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो ये जो है दैट,
अब यहाँ पे इसको देखो तो कह रहा है कि इन दीज डेज ऑफ शॉक एंड ड्रेड, इन दिनों में जो शॉक और ड्रेड के दिन हैं, ये कुछ ऐसा है, इज डेफिनेटली समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब अगर इन दिनों में भी कुछ ऐसा ही हो कि हमें फिर से ऐसा लगे, ऐसा फील आने लग जाए कि भाई अब कोविड-19 जो है वो खत्म हो चुका है, फिर से हम उठे, एक नई तैयारी के साथ उठे कि इस बार हमें ऐसे डील करना है, तो इस तरीके से इन दिनों में ये ग्रेटफुल हमें इसके लिए होना चाहिए। तो ये टाइम लूप की समस्या है, टाइम लूप इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिवीजन की बात करें, हीडियस है, हीडियस का मतलब अगली होता है, बिल्कुल भद्दा, घृणास्पद, तो पहले को जोड़ देंगे डी से। मैरी है, मैरी का मतलब कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो इसको जोड़ देंगे ए से। मेक द कट का मतलब सफल होना है, तो ई से जोड़ दीजिए। हल्किंग का मतलब होता है क्लमजी, तो सी से जोड़ दीजिए। और इनसेंडियरी है, इसका मतलब वेरी एक्साइटिंग है, तो इसको बी से जोड़ दीजिए। तो ये आपके आंसर साइंस के। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का एडिटोरियल। मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।